ठाकरे हे दिल्लीत येत आहे, त्याच दरम्यान सकाळी तुम्ही संजय राऊत यांची भेट घेतली आणि संध्याकाळी तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेताय. यामुळं वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलेलं आहे. नक्की काय कनेक्शन आहे आणि ही भेट कशासाठी? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। संजय राउत साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं पार्लियामेंट में, और उद्धव साहब इंडिया अलायंस की मीटिंग जो हो रही है उसके लिए वो आने वाले हैं मुंबई से दिल्ली। और साथ ही साथ मेरा जो प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात थी सवेरे ही हुई थी, और वो कोई मीटिंग ऐसे कोई उसमें राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी, ना राजनीतिक उसमें कोई एंगल ढूंढना चाहिए। वो एक कॉर्डियल मीटिंग थी जहाँ पे हमने काफ़ी सारी इंडियन कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात की, इंडिया का इतिहास जो है उसको लेकर, और जो एक रिच कल्चरल हिस्ट्री है उसको लेकर हमारी बात हुई थी। चर्चा झाली आहे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भेटतात आणि तुम्ही एक डेलिगेशनचा पार्ट होऊन तुम्ही भेटला, नेमकं काय अजून चर्चा झाली आहे? महाराष्ट्र राज्याबद्दल चर्चा झाली का? कारण की तुम्ही तिथले पण रिप्रेझेंटेटिव्ह। नहीं, हमारी कोई चर्चा महाराष्ट्र को लेकर नहीं हुई और राजनीति से संबंधित नहीं थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत अच्छी मुलाकात हुई, और उसमें कोई भी राजनीतिक एंगल प्लीज मत ढूंढिएगा। मॅडम, जेव्हा तुम्ही ऑपरेशन सिंदूर मध्ये तुमचं ज्या पद्धतीने आश्चर्यरीत्या नाव आलं, बाकीचे लिस्ट मध्ये नेते होते तुमच्या पक्षाचे, तुम्हाला तिकडे पाठवण्यात आलं आणि मोदींकडनं खास करून त्याच्याशिवाय ते नाव जात नाही, आणि मोदी तुम्हाला भेटले। एकीकडे उद्धव ठाकरे दिल्लीत येत आहेत, पुन्हा एकदा एनडीए जाण्यास संदर्भामध्ये काही चर्चा झाली आहे का? नहीं, मैं पार्टी में बहुत जूनियर हूँ, और मेरी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से देश को लेकर, देश के इतिहास को लेकर बहुत व्यापक हमारी चर्चा हुई। कुछ मैं फिर से दोहराऊंगी, साहब जो आ रहे हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए आ रहे हैं। इंडिया अलायंस जो श्री राहुल गांधी जी मीटिंग और डिनर रख रहे हैं उसके लिए वो आने वाले हैं, आदित्य जी भी आने वाले हैं, और उससे मेरी मीटिंग प्रधानमंत्री जी से और कोई संबंध में नहीं थी। वो पार्लियामेंट में आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात की है और अच्छी मुलाकात हुई है, और राजनीति से मैं फिर से दोहराऊंगी, कोई लेना देना नहीं। इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग आहे मॅम जी मीटिंग आहे त्या संदर्भात आपण बघितलं तर राहुल गांधी हे लीड करतायत, यावरती खूप प्रश्न निर्माण झालेले। ओमर अब्दुल्ला म्हणा किंवा बाकीचे म्हणा, हे सगळ्यांनी सांगितलं लोकसभापर्यंतच इंडिया ब्लॉक आहे। मात्र आता परत जेव्हा ही डिनर डिप्लोमसी सुरू आहे, नेमकं इंडिया ब्लॉक काय डिस्कस करणार आहे आणि काय राहुल गांधीच त्याचे रिप्रेझेंटेटिव्ह राहणार आहेत का, लीड करणार? नहीं, उन्होंने शुरुआत की है डिनर इनविटेशन से, और उन्होंने लीड लिया है कि ये वाली मीटिंग दिल्ली में क्योंकि सेशन जारी है रखनी है। और सब तरफ से अगर देखें, कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है इस अलायंस में, तो अगर वो प्रोएक्टिवली अलायंसेस से मिल रहे हैं, ये अच्छा ही संकेत है। साथ ही साथ जो मुद्दे महाराष्ट्र से लेकर हों, देश में लेकर हों, खास करके एसआईआर को लेकर हों, इलेक्शन कमीशन का जो रोल रहा है महाराष्ट्र के चुनाव में, जहां 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने ऐसे पॉपुलेशन बूम दिखा दी कि 48 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं। वही तमिलनाडु में हम देख रहे हैं 6.5 लाख वोटर्स ऐड हो जाते हैं, और दिल्ली पुलिस बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा बोल देती है। तो यानी जो धर्म और जाति की राजनीति चल रही थी, अब ब्लैंक भाषा की भी हो रही है। और बिहार में खास करके जो 60 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, अधिकतर लोग माइग्रेंट्स हैं, जो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, उनको एक्टिवली डिसइनफ्रेंचाइज किया जा रहा है। उस मुद्दे को लेकर होगा। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है। वाइस प्रेसिडेंट को लेकर क्या सितंबर 9 को उनका चुनाव घोषित किया गया है, क्या रणनीति रहेगी, उस पर भी व्यापक चर्चा होगी। और उद्धव साहब का ये भी प्लान है कि पार्लियामेंट्री ऑफिस आएंगे, पार्टी ऑफिस आएंगे। तो बस हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि उद्धव साहब और आदित्य साहब यहाँ पे आए। कैसा रहने वाला है उद्धव साहब का दिल्ली में? उनका शेड्यूल संजय राउत साहब और हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी ऑफिस ज़रूर शेयर करेगा, पर अभी खास करके क्योंकि वो अलायंस मीटिंग है, उसका अलायंस का धर्म निभाते हुए वो हम यहाँ पर आ रहे हैं, राहुल गांधी जी के इन्विटेशन पे आ रहे हैं, और आने वाले समय में जो भी मुद्दे चर्चा का विषय बनेंगे आप सबके साथ में। निशिकांत दुबे यांनी एक विधान केलं की मुंबईमध्ये ठाकरे बंधूंचं अस्तित्व राहणार नाही, कारण मुंबईमध्ये 30% मराठी लोक राहिलेले आहेत, असं दुबेंनी एकीकडे विधान केलं असताना राज ठाकरेंनी काल पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि युतीचा निर्णय मी घेईल
महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये 100% आपली सत्ता येईल असाही विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देखिए उनको राज ठाकरे जी ने उनको पहले भी जवाब दिया था कि मुंबई के विषय में वो जो बात कर रहे हैं, लगातार मुंबई के महाराष्ट्र वासियों को लगातार उनके ऊपर घिनौनी टिप्पणियां दे रहे हैं, ये बहुत बेहद ही शर्मनाक है और आने वाले समय में समय ही उनका जवाब देगा, वरना वो झारखंड में बैठे हुए कुछ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, दिल्ली में आकर किसके एजेंडा पे बात करते हैं सबको पता है। और आने वाले समय दोनों भाई साथ में आकर अगर चुनाव लड़ते हैं, हमने देखा है क्या माहौल है और वो एक भारी विजय की तरफ जाएगा। आज खुद छगन भुजबल जी ने कहा है दोनों का साथ आना यानी पार्टी को बहुत मजबूती देगा। और हमें खैर किसी जो मुंबई निवासी नहीं है, महाराष्ट्र की राजनीति नहीं जानते हैं, उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। 5 ऑगस्टला 2019ला कलम 370 निरस्त करण्यात आलं होतं, आज त्याला 6 वर्ष पूर्ण होत आहे, तर यावरती काही डिसिजन होऊ शकतो का? जम्मू काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकतो का? वो मिलना चाहिए, बहुत देरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द वहाँ पे चुनाव होना चाहिए और स्टेटहुड मिलना चाहिए। चुनाव कर दिया है पर स्टेटहुड नहीं मिला है। तो जो एक इंडिपेंडेंट जैसे बाकी सारे राज्य काम कर रहे हैं, जम्मू और कश्मीर अभी भी गवर्नर के अनुरूप काम कर रहा है। ये कहाँ तक सही है? और रही बात 370 हटने की, हम सब ने शिवसेना में हम सब ने उसका स्वागत किया था, क्योंकि ये खुद वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की भी इच्छा थी कि 370 हटे और जम्मू और कश्मीर ही क्या पीओके भी हमारे देश से जुड़े। और हम अपनी जो हमारी मांग थी हमेशा ये रही है। जब 370 हटा था, अमित शाह जी ने छाती ठोक कर कहा था कि पीओके के लिए जान दे देंगे। पीओके के जान देने के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमें लगा था पीओके शायद अब इस टाइम सेटल हो जाएगा, आपने सीज फायर कर दिया। तो पीओके का सवाल, आतंकवादी जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर सवाल, इंटेलिजेंस फेलियर्स जो हुए हैं उसको लेकर सवाल, स्टेटहुड को लेकर सवाल, ये सब सवाल जनता के मन में हैं। कब पूरे होंगे? और रोज़ सवेरे से ये चालू हो रहा है कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। अगर होने वाला है जनता के सामने उस बड़ी चीज़ को बताइए। अगर स्टेटहुड होने वाला है, पूरा देश उसका स्वागत करेगा। ये पूरे देश की मांग है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर की मांग नहीं है, पूरे देश की ये मांग है। मॅम, एक राज्याचा प्रश्न आहे। आपण बघतो की भाजपमध्ये ज्या प्रकाराने इन्कमिंग सुरू आहे, एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कुठे ना कुठे आता इन्कमिंग बंद झाली आहे हे समजून येत आहे। मात्र हे सांगितलं जातं आहे की भाजपमध्ये इन्कमिंग सुरू आहे म्हणून एकनाथ शिंदे स्टॅग्नेंट आणि फुल स्टॉप राहिले। अब वो स्टैग्नेंट, फुल स्टॉप, पॉज, करप्शन, 50 खोके, होटल्स खरीदना, फिर लोगों को थप्पड़ मारना, ये सब करना जनता देख नहीं रही है, जनता समझ नहीं रही है। कैसे आपने जब मुख्यमंत्री होने का दावा किया था, जब ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस जी का नाम डिक्लेयर करने की बात थी, किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और दोनों के बीच में जो भिड़ंत चल रही है, जनता देख रही है। नेता लोग देख रहे हैं, जो पार्टी वहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे या सोचते हैं, वो लोग विचार कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो पार्टी है वो डाउनहिल जा रही है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में शायद एकनाथ शिंदे जी आए थे, दिल्ली आए थे, क्या उनकी मुलाकात अमित शाह जी से हुई? कोई मुझे बताए। हम तो महाराष्ट्र में उसको शाह सेना कहते हैं। अगर शाह सेना से अमित शाह जी की मुलाकात नहीं होती है तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। लास्ट सवाल ट्रम्प पर। मैम, कल फिर से ट्रम्प इन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पे ये लिखा है कि हम सब्सटैंशियली टैरिफ इंक्रीज करेंगे और बार बार ये लिखा जा रहा है कि रशिया के साथ इंडिया ने जो एक टाइज रखे हैं ये उनकी पेनाल्टी है, उनकी पनिशमेंट है। पर सवाल ये भी है मैम कि खुद यूएस रशिया से केमिकल्स हो और दूसरे मिनरल्स हो उनकी इनकमिंग रखता है, पर इंडिया के साथ ये इस तरह से बर्ताव। नहीं, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं। अगर हम बात करें ट्रेड की तो यूएस भी उनके साथ लगातार ट्रेड कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके साथ लगातार ट्रेड कर रहे हैं। उस दिन यूरोपियन यूनियन ने कुछ पाबंदियां लगाई हमारे देश की कंपनी को लेकर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब खुद आप लोग अपना बिजनेस एज यूजुअल कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी, यूक्रेन वॉर रोकने की जिम्मेदारी, रशिया यूक्रेन वॉर रोकने की जिम्मेदारी हमारे देश की कैसे हो सकती है? साथ ही साथ मैं बार बार टैरिफ की धमकी देकर एक बुली करने की कोशिश करना कि हम कैसे भी ट्रेड डील साइन कर लें। एक तरफ कहते हैं डेड इकोनॉमी, दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि ट्रेड डील करनी है। तो आप एक डेड इकोनॉमी से क्यों ट्रेड डील करना चाह रहे हैं? और अगर करना चाह रहे हैं तो क्यों हम पे इस तरीके का प्रेशर डाल रहे हैं? प्रेशर हमारे पर काम नहीं करना चाहिए, सरकार को उसके अंतर्गत काम नहीं होना चाहिए। जो ट्रेड डील होगी वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में होगी, यूएस अपना नेशनल इंटरेस्ट भी ध्यान रखे और कहाँ गिव एंड टेक होगा वो निर्णय लेना पड़ेगा। पर लगातार ये भाषा का इस्तेमाल करना उनको खुद को एक्सपोज करता है
कि खुद किस तरीके से वो लोग अभी भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, गिरावट आ सकती है पर ट्रेड बिल्कुल जारी है। दूसरी बात मैं कहूँगी, अब समय आ गया है कि इंडिया बताए देश की जनता को, खास करके ट्रेड मिनिस्टर, कि हमारी ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है या उस पर पॉज किया गया है। दूसरी बात, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगा रहे हैं, क्या जो इनकमिंग उनके गुड्स हैं, इंपोर्ट्स हैं हमारे, क्या हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे? ये सब कॉमर्स मिनिस्टर को बताने की जरूरत है। मैम, एक तरफ उनको यूक्रेन में मर रहे लोगों की परेशानी, लेकिन गाजा की क्या बात है? क्योंकि गाजा में भी बहुत लोग मर रहे हैं और इजराइल को तो अमेरिका ही फंड करता है। यूएसए ने इतने लोगों को अफगानिस्तान, इराक, इजराइल का समर्थन कर कर, साथ ही साथ बाकी सारी गाजा को देखकर जो चल रहा है, तो जब ये इस भाषा का इस्तेमाल करती है तो थोड़ा हास्यास्पद लगता है। देखिए, मैं ज़्यादा यूएस के बारे में नहीं कहूँगी अभी भी, क्योंकि हम लोग मैच्योरली इसको हैंडल कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं हमारे स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड हैं। हम एक पावरफुल डेमोक्रेसीज़ हैं, 2 पावरफुल इकोनॉमिक डेमोक्रेसीज़ हैं जिनको रूल्स बेस्ड ऑर्डर रखना ज़रूरी है। तो उस मैच्योरिटी के साथ हम लगातार यूएसए यही कहेंगे कि ये जो समय है, सबको ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत है, वरना अगर वो ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तो फ़ायदा उन्हीं लोगों को होता है या उन्हीं देशों को होता है जो डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं रखते। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।